अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएं कि किसी भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए उसके ग्रासरूट लेवल पे हमें जाना पड़ता है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही फिर हम ये एक रियलिटी है। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी से स्टार्ट नहीं मिलता तो कोशिश करें टॉप 50 नेशनल कंपनीज। टॉप 50 में एक बहुत बड़ा पूल आ जाता है कंपनी जी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे फार्मासिस्ट भी लाहौर में हैं जो 2 मिलियन तक भी अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ों में यानी कि हमारी ग्रिपिंग होती है, ब्रांड नॉलेज भी आ जाता है, थियोरेटिकली हमें पहले ही मालूम होता है। फिर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस पार्ट कि हम पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। यस। जब हमारे पास ये सारे स्किल अच्छी तरह पॉलिश हो सकते हैं तो कोई ऐसा पाथवे है कि फार्मासिस्ट इसको बिजनेस की तरफ यानी कि मूव ऑन कर सके? डॉक्टर साहब मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट फार्मेसी को रन कर रहे थे, जस्ट एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर रहे थे, और एक इन्वेस्टर ने उनसे इंप्रेस हो कि सर्विसेज से उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। हम बात करें कम्युनिटी के अलावा हमारे पास मेडिकल बिलिंग कोडिंग की एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है जिसका पता ही नहीं है लोगों को। ये मेडिकल कोडिंग का जो आप बात कर रहे हैं ये मैंने भी पहली दफ़ा ही आपसे ही सुन रहा हूँ। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि ये फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में ये मेडिकल कोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट? अगर आपकी स्टमक डिस्कम्फर्ट है तो आप गए, उन्होंने मेडिसिन लिख दी और थोड़ा सा परहेज बता दिया, दैट्स इट इसके लिए। लेकिन डायबिटीज़ में आपको पूरी काउंसलिंग चाहिए। आपने इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करनी है, आपने अपने फुट केयर कैसे करनी है ताकि गैंग्रीन ना हो। यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लिमिट होती है यूज़ करने की इंसुलिन को, वंस इट इज़ ओपन। यस। लोगों को मैंने ये भी देखा है काफ़ी ज़्यादा कि एक दफ़ा ओपन कर लेती है, 2-2 3-3 महीने भी पड़ी रहेगी ना, तो उसके बाद भी कहेंगे कोई मसला ही नहीं है जी, इंसुलिन ही है, फ्रिज में पड़ी है, ख़राब क्यों नहीं है। कोई यानी कि जो व्हीकल है, कार है, वो आपको यानी कि मिल जाती है। वो आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग के एक फार्मासिस्ट पर्सन को कितनी देर बाद यानी कि कंपनी जो है वो आपको कार यानी कि प्रोवाइड कर देती है? कितनी देर बाद जाके आपको उस इन्वेस्टमेंट की आपकी वो रिकवरी हुई और प्रॉफिटेबल बनाने में इस फार्मेसी को कितनी देर लग गई? राइट आफ्टर 6 मंथ, 6 to 8 मंथ मुझे फार्मेसी जो है अपना जितना एक्सपेंस है वो मीट करना स्टार्ट हो गई 6 मंथ में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर गुलशेर है और बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। और आज की वीडियो में आज फिर एक फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद है जो कि काफ़ी सीनियर फार्मासिस्ट हैं। उनका मार्केटिंग में भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ वो एक फार्मेसी के बिज़नेस को भी रन कर रहे हैं जो कि इनके एक्सपीरियंस को यानी कि शो करता है। तो जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की और आज आप अपनी माशाल्लाह एक बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, तो वो क्या हर्डल्स आपने फेस की? सबसे पहले तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। थैंक यू सो मच आप साहब। आपने फार्मेसी आपका जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, पहली तो बात ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। आपने एक फार्मेसी कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एहसान किया और अल्लाह पाक ने आपको इसने काम के लिए चुना है। जी। ये वो एक एरिया था जो कि बहुत अरसे से बिल्कुल खाली था। हर प्रोफेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए उसकी एसोसिएशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी एसोसिएशंस हैं लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर रही और हमारे प्रोफेशन के हवाले से लोगों को आगाही भी नहीं है कि फार्मेसी है क्या और फार्मासिस्ट क्या होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना सिर्फ बच्चों को, जो न्यू कमर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको बेटर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और उसके प्लस माइनसेस, प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं उनको भी आगाही होगी कि फार्मेसी प्रोफेशन क्या है। जो आना चाह रहे हैं फार्मेसी FSC के जो बच्चे हैं और लेब पर्सनस के फार्मेसी कम्युनिटी में आगे कौन से स्कोप्स हैं और फार्मासिस्ट क्या होता है। तो आपने मेरे बारे में पूछा। मैंने 2016 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, फार्मेसी कंप्लीट की, फार्मडी। उसके बाद राइट आफ्टर दैट मुझे जिस तरीके से करियर काउंसलिंग नहीं हुई होती तो हमें नहीं पता था कहाँ जाना है। तो लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं कोई ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ पे मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ, और जबकि मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल भी है या नहीं है। जी। तो मीनवाइल मैंने ये पता था कि ये कोई सेल मार्केटिंग से रिलेटेड ही चीज़ है। जी। तो मैंने डायबिटीज़ एजुकेशन में अपना जो है करियर स्टार्ट किया। ठीक है। और 2017 में एक पूरा साल मैंने नोवो नॉर्डिस्क के साथ एज अ डायबिटीज़ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की तरफ मूव किया क्योंकि मैं मार्केटिंग की तरफ आना चाहता था। तो ट्रेनिंग में मैं काइजन फार्मास्यूटिकल्स में इस्लामाबाद में काम करता रहा हूँ। उसके बाद एक और कंपनी है, उसके साथ टोटल जो मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो 2.5 साल का है सर। उसमें मैंने मार्केटिंग को लेके चला हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग, राइट आफ्टर ट्रेनिंग मैं असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर गया हूँ और प्रोडक्ट मैनेजर मैंने तकरीबन 3 साल वेरिक फार्मास्यूटिकल और शायगान फार्मास्यूटिकल के अच्छे ब्रांड्स पे काम किया हुआ है। और देन मैंने डिसाइड किया, जैसे ही मुझे मौका मिला, इस तरीके से आपने बताया कि एक एम्प्लॉई से ओनर बनना हर एक की ख्वाहिश होती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन मेरे पास सोर्सेस नहीं थे। तो देन आई हैव टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी
और उसमें मैंने फिर डिस्पेंसो फार्मेसी एंड हेल्थ केयर इस ब्रांड को ओपन किया और उसको बाकायदा IPO से रजिस्टर करवाया और इसको एज अ चेन फार्मेसी के कॉन्सेप्ट से एक स्टार्ट किया है। तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेगा और अभी इंशाल्लाह मैं सरगोदा में इसको रन कर। बात करते हैं फार्मासिस्ट के करियर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखा जाए तो मोस्टली यानी कि फार्मासिस्ट जब ग्रेजुएट होकर मार्केट में निकलते हैं, मैं यकीन से इस चीज़ का कह सकता हूँ, इवन कि मैं अपनी भी अगर बात करूँ तो मुझे अपना पुराना फेज़ भी याद आ गया कि हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अपनी नेचर को देखते हुए किस फील्ड में जाना चाहिए और अल्टीमेटली हम लोगों का गोल क्या होता है कि वो बंदा कितना अर्न कर रहा है और हमने उस चीज़ को टारगेट करते हुए हम उस फील्ड में कूद पड़ते हैं। लेकिन वही जब उसको कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बताएं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि फार्मासिस्ट का जो करियर ओरिएंटेशन है इस हवाले से कि वो अपनी नेचर को देखते हुए उनको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी, आपने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है, तो ऐसा एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट इस हवाले से कोई बात करें। बिल्कुल डॉक्टर गुलशेर, इसमें हमारे यहाँ सिलेक्शन कैरियर की इसी बेस पे की जाती है कि ना कितना अर्न कर रहा है या उस फील्ड में कितनी अर्निंग है। दूसरा ये इम्प्रेस हो के ना सीनियर इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, वो नहीं देखते आपकी नेचर कैसी है। जी जी बिल्कुल, जॉब आपकी नेचर को सूट भी कर रही है या नहीं। तो बेसिकली आपको पहले तो मैं इस पे बात करते हैं कि पॉसिबल जो फील्ड्स हैं, जो कि एरियाज़ हैं, कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर, स्कोप किस फील्ड में कितना है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। सही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग, इसकी बात की मैंने आपको, वो एक फील्ड मौजूद है। उसमें फिर अगर हम देखें तो डायबिटीज़ एजुकेशन और ट्रेनिंग की फील्ड भी मौजूद है। इसके साथ हम कम्युनिटी फार्मेसी पे बात करते हैं कि वहाँ एक ये ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप देखें कि अभी जो AI जब से आई हैं जी, और थोड़ा सा हम डिजिटल ज़्यादा हुए हैं और जिस तरह हम जा रहे हैं जी जी, तो BS प्रोग्राम, बहुत जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे वो बुरी तरह, अब मैं कहूँ अगर ये वर्ड यूज़ करूँ कि पिट चुके हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सही है। जॉब्स नहीं मिल रही उनको जी, जबकि ये फार्मेसी प्रोफेशन ऐसा है कि इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं। आप एक नहीं तो दूसरे को चूज़ कर सकते हैं और हर डिसिप्लिन में आपको बहुत अच्छी अर्निंग है। ये डिपेंड करता है कि कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं, जिस तरह इंडस्ट्री है, स्टार्ट में तो आपको लगेगा, जैसे मैं थोड़ा पे ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे फार्मासिस्ट भी लाहौर में हैं जो 22 मिलियन तक भी अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। अच्छा, ठीक है, उनकी एज 50+ है, लेकिन अगर 50+ एज भी हो और 2 मिलियन, इट्स अ बिग डील। हाँ ऐसे ही है। तो आपने जब अपनी कैरियर सेलेक्ट करना है तो नहीं देखना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ने ठान लिया कि मेरी ये फील्ड है जी, उस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने सिलेक्ट करनी। जी जी, लेकिन अगर आपने वो चीज़ सिलेक्ट कर ली है तो देन बस आपने मेहनत करनी है, अल्लाह पे भरोसा करना है और वो फील्ड आपको उसको हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सईद रशीद साहब कहते हैं उसको आपने 10 ईयर्स देने हैं। इसके बाद आप देखें जी। अब कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, जिस तरह आप कम्युनिटी की बात करें, अब उस पर आपने 10 ईयर्स दिए हैं और आप जॉब ही करना चाह रहे हैं, तो भाई आप 1 लाख से ऊपर कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे आप जी। फिर आपको देखना कि अगर आपने फैमिली रन करनी है, बच्चों को पालना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, तो फिर आपको एज ए जॉब नहीं, कम्युनिटी को एज ए बिजनेस देखें, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है चाहे नहीं है। अगर सपोज करें इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि कम्युनिटी के बिजनेस को हम रन करना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई एक ऐसा पाथवे है कि फार्मासिस्ट इसको ऐसा स्किल अपने आप को पॉलिश करे? ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ों में यानी कि हमारी ग्रिपिंग होती है, ब्रांड नॉलेज भी आ जाता है, थियोरेटिकली हमें पहले ही मालूम होता है, फिर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस पार्ट कि हम पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। यस, जब हमारे पास ये सारे स्किल अच्छी तरह पॉलिश हो सकते हैं, तो कोई ऐसा पाथवे है कि फार्मासिस्ट इसको बिजनेस की तरफ यानी कि मूव ऑन कर सके? डॉक्टर साहब मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट फार्मेसी को रन कर रहे थे, जस्ट एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर रहे थे और एक इन्वेस्टर ने उनसे इम्प्रेस होकर उनके जी बिल्कुल, उनकी सर्विसेज से उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक तो है। फार्मासिस्ट का जो रोल है फार्मेसी पे, बहुत कम्युनिटी फार्मेसी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं और वो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी को पता चलता है फार्मासिस्ट है, कैरियर काउंसलिंग हो गई, आपका ब्रांड नॉलेज हो गया, आपके वहाँ पे जो पेशेंट के साथ सर्विसेज हैं, और जब आप सेल परचेज को मॉनिटर कर रहे हैं, आप एक फार्मासिस्ट का कम्युनिटी फार्मेसी पे होना टोटली पिक्चर चेंज कर देता है अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहा है जी। तो ये इट्स सेल्फ मार्केटिंग है और इसके साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को अपने आप को सेल करना आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, इस तरह आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ डॉक्टर साहब हम बात करें कम्युनिटी के अलावा हमारे पास मेडिकल बिलिंग कोडिंग की एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, जिसका पता ही नहीं है लोगों को। अच्छा, और मेडिकल कोडिंग में हमारे पास ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनको जस्ट अभी 8 से 9 साल हुए हैं और वो 2 मिलियन
तक अर्न कर रहे हैं। अच्छा, यस ये मेडिकल कोडिंग का जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने भी पहली दफ़ा ही आपसे ही सुन रहा हूँ। जी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि ये फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में ये मेडिकल कोडिंग का क्या सर कॉन्सेप्ट है? मेडिकल कोडिंग बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो इट्सेल्फ इसकी प्रेजेंस नहीं है। जी, ये ऑनलाइन वर्क है जो आपको फॉरेन कंट्री से मिलता है। इस तरीके से आपको अपवर्क, फाइबर के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो होता क्या है इसका, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे तकरीबन हर बंदा ही फॉरेन कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इंश्योर्ड होता है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। ठीक है। और हॉस्पिटल के अंदर उनकी फाइल्स मौजूद होती हैं, ये हर इंडिविजुअल की, और उस फाइल पे उनके सारे जो है हेल्थ सर्विसेज उनको मिल रही होती हैं। तो वो डाटा कंपाइल करके एक बड़े बड़े रजिस्टर्स में रखना, या इवन के यूएसबी और उस जीबीज में डाटा कलेक्ट हो जाता है, और उनको रखना, बड़ा कैरी करना, उनको सेव करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है। इसके लिए पूरी इंटरनेशनली एक लैंग्वेज बना दी गई है कोडिंग की, जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसके बाकायदा मैनुअल्स हैं, बुक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। ठीक है। जिसमें आप, अगर आप सर्टिफाइड कोडर हो जाते हैं, आप एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, और उसके बाद आपको बहुत अच्छी अर्निंग आप करते हैं, आपको काम मिलता है, आप क्लाइंट से अर्न करते हैं, और उसके बाद अगर आपको एक क्लाइंट भी मिल गया तो आप अपनी कंपनी भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा DTL है, फोरेंसिक, यहाँ पे ये फिर बात वही आ जाती है, ये गवर्नमेंट है, 17 स्केल की जॉब है, बहुत अच्छा पे करती हैं, लेकिन इसमें फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है जॉब का, लिमिटेड जॉब से स्कोप थोड़ा, यानी इसका जो वो कम है, यानी यहाँ पे वैकेंसीज 3 साल 4 साल में एक बार आती हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब्स ही मैंने करनी है, चाहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे फोरेंसिक हो, चाहे DTL हो, चाहे एडमिन ऑफिसर की 16-17 स्केल की जॉब करनी है, तो साथ में आप कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एज अ फार्मासिस्ट काम करके मीनवाइल साथ में प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, ताकि जैसे जॉब्स आएँ आप साथ में अप्लाई कर सकें। इसके अलावा हमारे पास SRA की फील्ड है, जिस पे आपने पहले भी बात हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएट पे बात हो चुकी है। और इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जिसमें मैंने बात की है, जिस तरह आगा खान है, शौकत खाना में, और इसके अलावा हमारे पास शिफा है, यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भी जॉब्स हैं, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो बहुत अच्छा पे करती हैं। ठीक है। ये इसके अलावा हायर एजुकेशन है, आप MPhil PhD की तरफ जा सकते हैं, और लेक्चरशिप की तरफ जा सकते हैं। PharmD का स्कोप बढ़ रहा है डे बाई डे, और हर चाहे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, वहाँ पे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अब इसमें एक्सपेंड हो रहे हैं कॉलेज ऑफ फार्मेसीज डिफरेंट सिटीज़ में, तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा आप फॉरेन का तो ऑप्शन है आपके पास, फॉरेन जा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ये तो पाकिस्तान में बैठ के आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जी, अर्न कर लेते हैं। जी जी। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं। क्राइटेरिया की हम बात करें, जो पहला आपका क्वेश्चन था, किस बेस पे सिलेक्ट करनी चाहिए? बेसिकली तो आपको देखना चाहिए कि भाई आपकी नेचर किस तरह की है, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स कि आपकी अगर इनेट एक नेचर ऐसी है कि आपको गैदरिंग इतनी आप लाइक नहीं करते, आप अपनी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हैं, आपका सोशल नेटवर्क बहुत कम है, आप कहीं गैदरिंग में भी जाते हैं तो आपकी इंटेंट नहीं होती, अर्ज नहीं होती कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनूं। फिर आपको इंडोर जॉब्स कौन कौन सी हैं, जिस तरह हमने बात की यहाँ पे हॉस्पिटल की, इंडस्ट्री की, कम्युनिटी को आप आउटडोर भी कह सकते हैं। बेसिकली आउटडोर कहने का मकसद, या फील्ड जॉब को जो मैंने कैटेगराइज किया है, उसमें यह है कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन की बात है, तो कम्युनिटी को आप दोनों तरफ गिन सकते हैं, आउटडोर भी कह सकते हैं एक लिहाज से, और इंडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्री है, और मेडिकल बिलिंग कोडिंग भी बेसिकली इंडोर जॉब है, आप घर में बैठे आराम से काम करते हैं, आप क्लाइंट से आप इंटरेक्शन ज़रूर करते हैं रिमोटली, लेकिन इसके साथ आप करते हैं। बाकी आप हॉस्पिटल की जॉब है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब है, तो ये सारी इंडोर जॉब्स हैं, इंडोर जॉब करनी। आउटडोर जॉब्स, अगर आप टॉकटिव हैं, आप बहुत पैशनेट होते हैं जब आपको गैदरिंग मिलती है, जी बिल्कुल ऐसे ही, और आपका सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको सेल्स मार्केटिंग, आपका अगर आप बात करें कि SRA बेसिकली वो भी फील्ड जॉब है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कम्युनिटी को भी, अगर आप देखें तो आप हंड्रेड ऑफ पीपल आप कहेंगे यानी वो इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे ही है। इसके अलावा आप लेक्चरशिप भी आप बात करें तो लेक्चर भी आपने रोज़ाना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने लेक्चर करना होता है। तो इसमें सर केस ये है ना कि अगर आपकी इंट्रोवर्ट हैं और आपने सेल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिया है, हाँ जी, राइट आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर्स आप स्किप कर देंगे, और वो आपका 1.5 साल जाया भी जाएगा, रोलिंग स्टोन। जी ऐसे ही है। जी जी, आप बात कर रहे हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल ऐसी भी देखी हैं। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। मैं खुद बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था, मुझे नहीं इंट्रैक्शंस पसंद थे, मुझे मतलब बहुत सारा फेस करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे काफ़ी सारे इस हवाले से जो मेरे सर्कल है जानता भी है। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी फार्मेसी की फ़ील्ड को ज्वाइन किया तो वहाँ पे अब मैंने जब
राइट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की जॉब की है। अब उस 2 ईयर्स की जॉब में मेरा जो इंटरेक्शन था, पब्लिक इंटरेक्शन, वो डेली बेसिस पे हो रहा था। और मैं जिस एरिया में बैठा हुआ था वो फार्मेसी की माशाल्लाह सेल भी बड़ी अच्छी थी। अब उस सेल के फैक्टर को देखते हुए आपका इसका मतलब है आपका इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा है, हर तरह का पर्सन आ रहा है, हर तरह के लोग को समझा रहे हैं। और आपको भी पता है, आप माशाल्लाह खुद भी फार्मेसी प्रोप्राइटर हैं, कि जब आप समझाने पे आएँ तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से वो आपको बीच की यानी कि बात से भी कहते हैं अगर ऐसे लेना है तो इसको कैसे करना है, अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें हम फेस करते हैं तो वो अल्टीमेटली एक आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो रही होती है किसी न किसी पॉइंट पे। बात ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हो रही होती है कि हमें नहीं पता कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, जब तक कि आप खुद को पॉलिश नहीं करते। मार्केट के अंदर अपने आप को फेंकते नहीं हैं। आपको जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। एक तो जो आपने अपना बताया, दूसरा ये कि सर आपको एक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है, आप कहते हैं कि मेरा क्या, मैं पैशनेट हूँ वो करने के लिए, तो फिर अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लेते हैं जी। अकॉर्डिंगली। तो अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर बिल्कुल ऐसे ही है। innate नेचर में वो चीज़ नहीं है। जी, आपने बात की अभी डायबिटीज़ एजुकेटर की ना, तो डायबिटीज़ एजुकेटर भी एक बड़ी अच्छी और डिसेंट फील्ड है। तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं और फिर कैसे यानी कि वो आप उस चीज़ को आगे लेके चलें, वो भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें सर डायबिटीज़ एजुकेशन में मेनली डायबिटीज़, क्योंकि कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज़ जो है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जितने भी हैं, उस पर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर डिफरेंट तरीके से डील करता है। यानी अगर आपकी स्टमक डिस्कम्फर्ट है तो आप गए, उन्होंने मेडिसिन लिख दी और थोड़ा सा परहेज बता दिया, दैट्स इट इसके लिए। लेकिन डायबिटीज़ में आपको पूरी काउंसलिंग चाहिए। आपने इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करनी है, आपने अपने फुट केयर कैसे करनी है ताकि गैंग्रीन ना हो, वगैरह ना हो, आपने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स कौन से हैं, क्योंकि आप मेडिकेशन कर रहे हैं, हाइपो में भी जा सकते हैं, हाइपर में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन आपने नई स्टार्ट की है तो उससे हाइपो के चांसेस ज़्यादा हैं। इंसुलिन गलत लग गई तो उससे नुकसान क्या हैं, इंसुलिन की स्टोरेज कैसे है, ठीक है, अपना डाइट प्लान है। ये इतना ऐसा टास्क है कि डॉक्टर्स के पास एक लाइन लगी होती है पेशेंट की, उसके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। फिर जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं तो उनके लिए जो कंपनीज जो डायबिटीज़ पे काम कर रही हैं, उन्होंने डायबिटीज़ एजुकेटर रखे हैं जो कि कैंप्स करते हैं। उनके वीकली प्लान होते हैं कि इन 3 डेज़ में इस कंसल्टेंट के साथ आपका कैंप है डायबिटीज़ एजुकेटर, और इन 3 डेज़ में इस कंसल्टेंट के साथ है। उसमें फिर जो डॉक्टर का टाइम पीरियड होता है हॉस्पिटल में बैठने का, पेशेंट को डील करने का, तो उसके साथ वो फार्मासिस्ट भी या तो उसे एक बाकायदा रूम अलॉट किया जाता है या फिर स्पेस दी जाती है जिसमें हर डायबिटीज़ पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है वो से काउंसलिंग करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आम लोगों के लिए भी इसमें ज़रूरी है कि इंसुलिन की स्टोरेज, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें लोग बड़ी नेग्लिजेंसेस शो करते हैं। और इसमें मिसाल के तौर पे जो फार्मेसीज वाले हैं वो भी यानी कि ना इस चीज़ को इतना बड़ा सीरियस नहीं लेते। यानी कि फ्रिज के मामले में वो अपनी एक सेविंग करने की कोशिश करते हैं कि जी फ्रिज बंद कर देंगे तो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो जो इंसुलिन की स्टोरेज कंडीशन की आपने बात की है, इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को हाईलाइट करें कि कैसे यानी कि इम्पैक्ट आ सकता है किसी की भी हेल्थ पे अगर हम इसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ना लेके जाए। सिर्फ इंसुलिन नहीं, बाकी जितने भी फ्रिज आइटम है जिनका 2 से 8 आपने टेम्परेचर रखना है, अगर आप उससे बाहर रखेंगे तो उसकी जो आपकी एक्टिव्स हैं वो आपको मुकम्मल इफेक्ट नहीं दे सकते, वो इफेक्टिव नहीं हो सकते। जो आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हैं एक तो वो नहीं दे सकते, इससे फिर आपके साइड इफेक्ट की तरफ जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मोस्टली होता क्या है, एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ जो आपने लिखी थी, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं शो रहा है। डॉक्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं वो तशवीश करते हैं आपने किस फार्मेसी से ली है। यानी उसे पता, अगर आपने चेन सेटअप से या अच्छी फार्मेसी ब्रांड से लिया है, उसे पता होता है कि भाई यहाँ पे चांसेस ये है कि इंसुलिन ठीक दी गई है, ये फैक्टर तो यहाँ से निगलेक्ट हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। अब अगर वो कहता है कि मैंने एक लोकल फार्मेसी से ले ली है तो डॉक्टर के पास माइंड में जाती है शायद स्टोरेज सही ना हो, तो वो कहता है अगली बार कि आप ब्रांड से लें। ठीक है, ये देखा गया है क्योंकि मैं डायबिटीज़ एजुकेटर रहा हूँ तो मुझे पता है इस चीज़। दूसरी ये होती है कि एडमिनिस्टर, मेन जो चीज़ है सर सबसे ज़्यादा जो उसमें मसला आता है वो इंसुलिन को एडमिनिस्टर कैसे करना है, इसमें मसला आता है। तो क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में इसे करना होता है, तो लोग क्या जो मसल हेयर है उसमें पुट कर रहे होते हैं जिससे मसल हार्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, बैली जो फैटी टिश्यूज़ ज़्यादातर जो पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो आइडियल जो क्वेश्चन है वो बैली टिश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे लगानी चाहिए। और लोग गलती से जो मतलब प्रैक्टिशनर्स को भी, इवन के डॉक्टर्स को नहीं पता होता, जो कंसल्टेंट नहीं है, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो बाजू पे लगा रहे हैं, कोई टांगों पे लगा रहे हैं, नीचे जहाँ पे टीनियस टिश्यू डिफाइन करना भी, यानी वहाँ पे बड़ा एक लग वहाँ पे भी जाती है, लेकिन आपको एक प्रॉपर एंगल चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये ऐसी फील्ड है, देखें जब भी कोई इंसान किसी डिजीज़ में होता है तो एक तो जनरली फिजिकली वो सफ़र कर रहा होता है, इसके साथ वो मेंटली भी सफ़र कर रहा होता है।
जब आप काउंसलिंग करते हैं और प्रॉपर्टी उसकी बात सुनते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको सही समझाते हैं, आप देखें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, 55 ही नहीं पहुंचा मेरे ख्याल। जी जी ऐसे ही है। उसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डॉक्टर से ये पूछते हैं, पहले तो हेजिटेट करते हैं, डॉक्टर साहब क्या परहेज है, वो बता भी देते हैं, डॉक्टर जल्दी बोल देते हैं, वो दूसरी बार हिम्मत ही नहीं होती पूछने की, और वो वैसे ही सुन के आ जाते हैं। तो फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठा है डायबिटीज़ एजुकेशन में, इस फील्ड में होती ही फार्मासिस्ट है, डायबिटीज़ एजुकेटर में कोई भी नॉन फार्मासिस्ट बंदा होता ही नहीं है। ठीक है। बात ये वो प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, और उससे एक प्लेसेबो इफेक्ट देखें कि 30-40% वो वैसे ही मुतमईन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, सही बात है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें कैरियर पाकिस्तान में अगर लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कैरियर, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलना चाह रहे हैं, मैंने फिर भी साथ में करना है, मैंने साथ में, वैसे तो कंपनी से अलाउ नहीं करती, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन साथ में अगर आप चाहते हैं कि छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है जिसमें हम इंजॉय करते हैं, आप साथ में एक नेकी आप करते हैं और आपको एक अंदर सेटिस्फेक्शन होती है इस फील्ड में कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सपोज करें किसी ने परचेज कर ली है और बाज़ यानी कि इंसुलिन पे लिखा भी होता है कि जब आप इसको ओपन करें तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, तो लोग फिर भी फ्रिज में रख रहे होते हैं। जी। तो इस हवाले से जो एक इम्पोर्टेंट काउंसलिंग का फैक्टर है वो आप क्या समझते हैं, ऐसा डायबिटीज़ एजुकेटर, ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसा सीनियर फार्मासिस्ट, ऐसा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी कि तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे यानी कि मैनेज करना चाहिए? इसको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जो ऊपर वाला जहाँ बर्फ़ जमती है, जो माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ स्टोरेज कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने आते हैं कंप्लेन करते हैं कि आपने इंसुलिन ही गलत दिया, वो तो सारी ख़राब हो गई है। तो ये बताने की ज़रूरत है ना लोगों को। ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको स्टोरेज बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कैरी करके चलना है लंबे सफ़र, तब आप क्या करें। इसका बिल्कुल हर आप इंसुलिन की आप जिस भी ब्रांड की है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने 228 रखना है ऐसे। जी बिल्कुल, ऐसा लेंगे तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। लेकिन मसला सर ये होता है कि रूम टेम्परेचर नहीं होता, 25 कहाँ होता है, जितनी गर्मी पड़ती। तो हमारे यहाँ कितने लोगों के पास एयर कंडीशन घर में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हमें फिर कहना पड़ता है कि आप जो है फ्रिज में नहीं। लेकिन सपोज करें कि अगर चले रूम टेम्परेचर नहीं है, सर्दियों के मौसम में तो चले होता है, वो चले वहाँ पे तो रख लिया हमने, अच्छा फिर यानी कि फ्रिज में हमसे रख सकते हैं सर। आप देखिए 37 बाहर हो तो 25 की रिकमेंडेशन है, 37 की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और इम्पोर्टेंट भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि मैं कहता हूँ कि चलें अब यानी कि जो यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लिमिट होती है यूज़ करने की इंसुलिन को, वंस इट इज़ ओपन। यस, लोगों को मैंने ये भी देखा है काफ़ी ज़्यादा कि एक दफ़ा ओपन कर लेती है, 2-3 महीने भी पड़ी रहेगी ना, तो उसके बाद भी कहेंगे कोई मसला ही नहीं है जी, इंसुलिन ही है, फ्रिज में पड़ी है, ख़राब क्यों नहीं है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि अगर एक दफ़ा ओपन कर ली जाए इंसुलिन को तो कितनी देर तक उसकी यानी कि जो ड्यूरेशन है उसमें वो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज़ के काबिल ही नहीं है, उल्टा आपकी सेहत को नुकसान देगा वो। सर इंसुलिन ओपन होने के बाद पहले तो रूम टेम्परेचर पे रखनी चाहिए जो कि 25 होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर 40 चल रहा है तो बेहतर यही है कि आप उसे फ्रिज में ही रखें। दूसरा, ओपन होने के बाद 28 डेज़ में उसको यूज़ करें, 28 डेज़ के बाद आप डिस्कार्ड करें, यानी कि 28 डेज़ के बाद उसकी वर्थ नहीं रहती और नुकसान भी आपको दे सकती है। नुकसान अगर देखा जाए किस सेंस में, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स या वैसे इंसुलिन है वो बेसिकली मिक्सचर है कि जहाँ से सस्पेंशन हम कह सकते हैं, मिक्सचर है वो, जाके आपकी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे अकोमोडेट हो सकती है, आपकी जो स्किन बड़ी हार्ड आपको फील होगी, और जब दोबारा आप इंसुलिन अगली लगाएंगे जो सही चाहे वो सही इंसुलिन भी है, तो वो आपके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, तो उससे ये होगा कि आपको जो डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। जी, तो ये देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट एक बात है, और वही आपके कंपनी ने बाकायदा डायबिटीज़ एजुकेटर की एक फील्ड को सेपरेट रखा है कि ताकि लोगों को एक्सप्लेन किया जा सके प्रॉपरली कि इंसुलिन को कैसे यूज़ करना चाहिए, स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं। अब जैसे देखें मोस्टली तो यानी कि ये लोगों फेस ही नहीं करते, शुगर तो वैसे ही यानी कि डायबिटीज़ तो वैसे ही बहुत कॉमन है आजकल ऐसे। तो अगर यही चीज़ें यानी कि जिस तरह लोग यूज़ करते हैं ऐसे, मतलब इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है यूज़ करने में, फार्मासिस्ट की वैसे ही अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कम्युनिटी फार्मेसी में उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हाईलाइट किया है इसको। और सर पब्लिक के लिए की मैसेज ये है कि जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिस तरह हाइपरटेंशन है मेनली और डायबिटीज़ है, इसमें होता क्या है कि लोग अपनी जो डोज है स्किप कर रहे होते हैं। आज मैं ठीक हूँ, मुझे लेने की ज़रूरत। जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके पास पेशेंट आते हैं, आपका हाइपरटेंसिव में और बीपी 180 तक पहुँचा हुआ है, वो कहते हैं जी मैं तो टैबलेट खा रही। जब आप उनसे काउंसलिंग करते हैं और पूछते हैं कल आपने डोज मिस की है या परसों की है, तो उसके इफेक्ट्स है वो आपको देखेंगे कि 90% ये इशू होगा। इसी तरीके से डायबिटीज़ में भी इशू, या वो बदपरहेज़ी करते हैं, यानी खाना पीने में
एक तो डायबिटिक पेशेंट झूठ बोल रहा होता है मीट खाने को, उसे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है लेकिन वो खाता है। जी ऐसे ही है। इसके साथ साथ जो मेन आता है वो डोज स्किप करने का, डोज का भी स्किप करने का होता है। तो ऐसी डिजीजेज हैं, अगर आप इन दो चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख रहे तो इट मीन्स कि आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये ऐसी डिजीज़ नहीं है कि आपने सर दर्द के लिए ले ली और दैट्स इट, नहीं है आज तो रहने देते हैं। अच्छा, फिर आपने यानी कि डायबिटीज़ एजुकेटर के बाद आपने यानी कि वो ट्रेनिंग की फील्ड में गए, तो ऐसा फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का करियर कैसा है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और थोड़ी सी इस हवाले से यानी कि गाइडेंस दें, ऐसा लॉन्ग टर्म इसको लेके चल भी सकते हैं कि नहीं, या फिर एक टाइम आएगा कि जी उसके बाद आपने ट्रेनिंग के बाद फिर आपको यानी कि स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। सर ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरियर है और इसमें आप बहुत इंजॉय करते हैं। देखें जब आपने पढ़ाना होता है या ऐसी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए जहाँ आप अपनी जो भी थॉट्स हैं वो आप डेली बेसिस पे आप दूसरों को इससे शेयर कर रहे हो, तो शेयरिंग इटसेल्फ आपको एक सूदिंग है, यानी आप में अपनी पर्सनल चीज़ें भी समटाइम उसको लिंक करके जो आपकी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं या आपके साथ डेली चल रहे होते हैं, ये मैं वैसे साइकोलॉजिकली आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी फील्ड है। देखें जो पाकिस्तान के अंदर मोर देन 1000 जो कंपनीज काम कर रही हैं उसमें जो टॉप 50 हैं वो तो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो प्रोडक्ट नॉलेज है, यानी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस मेडिसिन का जो नॉलेज है उससे पहले उसके जो डिजीज़ नॉलेज है वो फार्मासिस्ट से बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये वहाँ पे फार्मासिस्ट को हायर करते हैं एज अ रीजनल ट्रेनर। ठीक है, इसमें फार्मासिस्ट का कैरियर रीजनल ट्रेनर से स्टार्ट होता है या फील्ड ट्रेनर कहा जाता है। ठीक है, इसमें उनके दोनों काम होते हैं, एक तो ट्रेनिंग डिजीज़ प्रोडक्ट, उसके बाद जो उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग है जो डॉक्टर चैम्बर में उन्होंने प्रेजेंट करना है, और इसके साथ साथ फील्ड में फिर जाके उनके साथ काम करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पे कोई फ्लॉज तो नहीं है और मैसेज जो की मैसेज है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, फिर इसमें जो कैरियर लेके चलना है उसमें आप रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर है, रीजनल के बाद आपको जो है वो अब नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर तक इसकी हायरार्की कुछ कंपनीज ने तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आपको बताया कि जो एथिकल कंपनीज जो हैं वो तो जा रही हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल कंपनीज हैं वो इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करती। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे भी आजकल पावर मार्केटिंग आ गई है, यानी आप लेन देन के साथ अपनी प्रोडक्ट्स लिखवा रहे हैं, वहाँ पे फिर ट्रेनिंग का इटसेल्फ इतना स्कोप नहीं रहता है। जब आपने प्रोडक्ट नॉलेज की बेस पे इम्प्रेस नहीं करना, आपने बिजनेस करके इम्प्रेस करना है, ठीक है, डॉक्टर्स को, तो फिर उसमें फिर ट्रेनिंग का वो स्कोप नहीं रहता। लेकिन इटसेल्फ ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप विजिट करते हैं, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, डिफरेंट सिटीज़ में जाने का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे होटल्स में आपके मतलब एक आप इंजॉय करते हैं, एक लग्जरी जॉब है ये, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता सेल्स और मार्केटिंग का कि भाई आपने टारगेट पूरे टारगेट्स अचीव करने हैं। ठीक है, लेकिन आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप उस्ताद होते हैं, उस्ताद की तो वैसी ही इज्जत होती बड़ी इज्जत होती है। है। ठीक लेकिन है, इसमें ये है कि एक टाइम के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने इसको नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर भी अच्छा ले रहे हैं, पैकेज ले रहे होते हैं। अगर वहाँ पे आपने ये सोच लिया कि मैंने उधर ही जाना है, ये मेरी ही फील्ड है, तो आप जा सकते हैं, ये फील्ड बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे फार्मासिस्ट भी हैं जिन्होंने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ यहाँ से स्विच कर गए, स्विच करके वो अल्टीमेटली ट्रेनिंग करते हैं यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे कोलीग हैं वो अच्छा काम करें, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपने आप पे कितना काम करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बुक्स रीड कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में अपने आप को कितने कोर्सेज करवा रहे हैं और कितनी स्किल्स अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके साथ। सही है, इटसेल्फ ये अच्छा कैरियर है, आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसा लॉन्ग टर्म भी हम इसको लेके चल सकते हैं। ट्रेनिंग किस में आपने की थी, यानी कि जो आपके ट्रेनिंग होती है जी जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को जाके अपना लिटरेचर अपनी प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना होता है। ठीक है, तो उनका नॉलेज जो है प्रोडक्ट का नॉलेज वो उनको पढ़ाना, उनको सिखाना कैसे डिलीवर करना है और कौन सी प्रोडक्ट किस डिजीज़ के लिए है, डिजीज़ नॉलेज प्लस प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक, प्लस हाउ टू डिलीवर दी डिटेलिंग ऑफ योर मेडिसिन्स, योर प्रोडक्ट टू दी डॉक्टर्स चैम्बर्स में कैसी चीज़ को डिलीवर करना है, उस नॉलेज को कैसे डिलीवर करना है। तो सारी ट्रेनिंग, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती थी, ये बाकायदा फील्ड जॉब है जिसमें आपको बाद में जाके एवेल्यूएट भी करना होता है कि किस तरीके से वो नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, मैसेज की जो मैसेज है उस प्रोडक्ट का वो डिलीवर भी हो रहा है या नहीं। तो ये 40% आपकी इंडोर जॉब है, 60% मोर देन 60% आउटडोर जॉब है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा कैरियर है, इसको भी इसमें काफ़ी फार्मासिस्ट अभी भी मुख्तलिफ कंपनीज में अच्छी कंपनीज रखती हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं, जो नेशनल छोटी कंपनीज हैं वो ट्रेनर हायर कर लेती हैं बाहर से और साल में एक बार ट्रेनिंग करवा के दैट वो इस तरीके से लेके चलते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जब आपने बताया कि आप मार्केटिंग की फील्ड में भी गए हैं, तो मार्केटिंग की फील्ड के जो प्रोज एंड कॉन्स फॉर द फार्मासिस्ट कम्युनिटी वो आपने क्या देखे और क्या समझते हैं कि उस चीज़ों को कैसे डिस्कस करना चाहिए
और अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से भी आप ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। फार्मासिस्ट का जो कैरियर है वो उसको स्टार्ट अगर लेना है सेल से और मार्केटिंग में जाना चाह रहा है तो दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए उसको। पहली बात तो ये है कि उसे मल्टी नेशनल कंपनी में जाना चाहिए। ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी में एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें वो रिस्पेक्ट का कल्चर होता है और वो फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है उसको समझते हैं जी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाता है। जबकि नेशनल कंपनी से अगर आप छोटी कंपनी से, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मोर देन 1000 कंपनीज रजिस्टर्ड है और उसमें अब थोड़ी मल्टी नेशनल रह गई हैं जिसमें 30 मल्टी नेशनल कंपनी जी वाइंड अप करती जा रही हैं, ये भी सुना है। वो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं। हमारी नेशनल कंपनीज जो हैं वो अनएथिकल अप्रोचेस की तरफ चली जाती हैं, तो मल्टी नेशनल कंपनीज को ये अलाउ नहीं होता। वो बाकी कंट्रीज़ में तो बड़ा एथिकल होते हैं, जब यहाँ के अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अनएथिकल या उस तरीके से चलते हैं जिस तरीके से नेशनल कंपनीज चल रही हैं, तो उनको वाइंड अप करना पड़ता है। सही है, उनके SOPs इजाज़त नहीं देते उसको। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सर फार्मासिस्ट को मल्टी नेशनल कंपनी से ही स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करें जैसे अब मल्टीनेशनल कंपनीज भी अक्सर यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो, या तो फिर हम फिर उसकी तरफ जा सकते हैं कि जो जूनियर फार्मासिस्ट होते हैं वो जब किसी भी यानी कि अपना करियर इसमें स्टार्ट करने लगते हैं तो एक तो पहली बात उनको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि सब ही इस चीज़ से गुजरते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी में तो जहाँ तक हमने भी सुना है कि जी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो वो आपको कहते हैं कि जी आपके पास एटलीस्ट कुछ मंथ्स का भी एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो तो फिर भी हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। अब बात वहीं पे आ जाती है, जो फ्रेशर्स आते हैं तो उनको अल्टीमेटली फिर किसी लोकल कंपनी से सेल्स का करियर अपना स्टार्ट करना ही पड़ता है। मीनवाइल सर अगर आपको बिल्कुल ये एक रियलिटी है, अगर आपको मल्टी नेशनल कंपनी से स्टार्ट नहीं मिलता तो कोशिश करें टॉप 50 नेशनल कंपनीज। टॉप 50 में एक बहुत बड़ा पूल आ जाता है कंपनी जी, और उसमें आप आसानी से आपको एक तो वैकेंसीज भी अवेलेबल होती हैं कि जो बेस लेवल है वहाँ पे हर वक्त वैकेंसी मौजूद होती है, वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। कोशिश करें टॉप 50 में रहें जी, पीछे ना जाएं। जी। और मीनवाइल अगर वहाँ पे कुछ छोटी कंपनी में आपको स्टार्ट में जाना ही पड़ा है तो 3 to 6 मंथ आप वहाँ पे रहें, देन आप मूव कर जाएँ आपको मल्टी नेशनल कंपनी इजीली, या अच्छी नेशनल कंपनी जो टॉप 10-20 है, टॉप 30 है, उसके अंदर आप चले जाएँ। सर मार्केटिंग फील्ड बड़ी अट्रैक्टिव फील्ड है। यानी ट्रेनिंग से जब मैंने स्किप इस वजह से किया था कि उसमें आपको जो लेविश लाइफस्टाइल है आप वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं आप उसमें अचीव कर पाते हैं। तो यही चीज़ से मैं समझ रहा था कि यहाँ पे ट्रेनिंग में ज़रा एक्सेल आप कर सकते हैं लेकिन बड़ी स्लो आप ऊपर जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे तरीके, जो फार्मासिस्ट है वो जो पैशनेट है, जो एक्सट्रोवर्ट है और इस जॉब के लिए बना है, तो उसके लिए आप 4 स्टार 5 स्टार में आप स्टे कर रहे हो। आप डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट एक जब करते हैं एज अ ब्रांड मैनेजर तो उसकी वर्थ ही और है। अगर आप सेल रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं तो उसमें बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। इसके साथ आप मार्केटिंग टैक्टिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट एनालिसिस, इसके साथ साथ ब्रांड प्लानिंग, ब्रांड स्ट्रेटजीज़, मार्केटिंग की जो चाहे जो इस वर्ड के अंदर चल रही हैं स्ट्रेटजीज़, उसको देख रहे होते हैं कि कौन, चाहे कोक ऊपर गया है या पेप्सी गई है या जितने भी सर्फ एक्सेल है, इनकी सारी स्ट्रेटजीज़ को जब पढ़ रहे होते हैं तो मार्केटिंग इटसेल्फ बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और उसके अंदर आपको बड़ा अच्छा पैकेजेस मिलते हैं। सिर्फ पैकेजेस नहीं होते, इसके साथ साथ आपको व्हीकल यानी 4 व्हील्स आपको मिलती है। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएं, ये मैं वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फार्मासिस्ट यानी कि अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं कि एक तो वो ये कि मल्टीपल मुख्तलिफ जगह पे वो टूर्स कर रहे होते हैं, कंपनीज वो भी करवाती हैं, और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको यानी कि जो व्हीकल है, कार है, वो आपको यानी कि मिल जाती है। वो आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग के एक फार्मासिस्ट पर्सन को कितनी देर बाद यानी कि कंपनी जो है वो आपको कार यानी कि प्रोवाइड कर देती है? ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी कंपनी, जब टॉप 50 की अगर बात करूँ तो वो सारी ही स्टार्टिंग से ही एक चाहे असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर है उसको व्हीकल दे देती हैं। जो व्हीकल नहीं भी देती वो उसका अलाउंस दे देती हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी व्हीकल ले लें, उसका एक हैंडसम जो एक अलाउंस है मंथली वो आपको पे कर। अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना कि जो न्यू कमर्स हैं वो अर्निंग के ही एक फैक्टर को देख रहे होते हैं। वो देख रहे हैं कि जी गाड़ी मिल रही है, मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, जबकि इट्सेल्फ उनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो तो किसी से बात करने से भी घबराते हैं। वो तो लेकिन उन फार्मासिस्ट के लिए तो यही मैं फिर कहूँगा, ऐसा सीनियर आप भी यानी कि यही डेफिनेटली कहेंगे कि भाई ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है अगर आपने किसी से बात ही नहीं करनी, अगर आप सोशलाइज ही नहीं है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी कम्युनिकेशन, आप कितने टॉकटिव हैं, वही बातें हैं सारी। आपके सेंटर ऑफ अटेंशन की अर्ज रहती है हर वक्त। आप आगे एक्सेल करना चाह रहे हैं, आपके लिए ट्रैवलिंग इशू नहीं है, आप एक टीम वर्क में अच्छा फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं तब आप इस फील्ड के अंदर हैं। ये आपकी फील्ड है और इससे बेटर फील्ड अगर आप समझते हैं अर्निंग की, ऑनलाइन के अलावा, ठीक है, कोडिंग के अलावा, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रह के अच्छा अर्न करना चाह रहे हैं तो ये मार्केटिंग आपकी फील्ड है। अच्छा, आपने ये तो बेनिफिट इतने बता दिए, हर फील्ड के देखे बेनिफिट भी होते हैं
और अल्टीमेटली उसका एक डार्क साइड भी होती है। सर अभी और बेनिफिट्स भी है, वो भी सारे सामने हैं। इसमें आपकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी और आपकी फैमिली की, अगर आप मैरिड हैं तो। इसके साथ साथ आपके इंसेंटिव्स होते हैं, क्वालिटेटिव बेस पे भी होते हैं, आप कितना अच्छा ब्रांड प्लान बना रहे हैं। क्वांटिटेटिव होते हैं, ब्रांड प्लान एग्जीक्यूट कैसा हुआ और कैसे रिजल्ट्स आए हैं। इसके साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। ठीक है। यानी पीसी बोरबन में आप और मैं, अगर आप ले पर्सन हम सोच भी नहीं सकते अपनी एंटरिंग से, हम खुद चाहे बिजनेस भी चला रहे हैं, हम कहते हैं क्या ज़रूरत है जो 30+ जिसका एक नाइट का स्टे है जैसे रूम का जाने की, लेकिन वहाँ पे आप कंपनीज आपको करवाती हैं। अच्छा, इसमें फिर जो नेगेटिव हैं, जो उसके कॉन्स हैं, वो क्या हैं? उसमें ये है कि आपको 15 डेज़ यानी हाफ मंथ आपको आउट ऑफ अपने होम, यानी आपको घर से बाहर रहना पड़ता है 15 डेज़ एटलीस्ट। कुछ कंपनीज में तो ये मस्ट है और कुछ कंपनीज में 10 to 15 डेज़ वेरी कर सकता है। और जब आपकी ब्रांड प्लानिंग चल रही होती है और उसकी जो एनुअल एग्जीक्यूशन चल रही होती है तो 20 डेज़ भी चले जाते हैं। और समटाइम आप महीने में सिर्फ 20 से 25 दिन जो है वो बाहर है और 5 दिन घर पे होते हैं। वो सिर्फ एक मंथ के लिए होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 डेज़ 14 to 15 डेज़ आप बाहर होते हैं। तो क्या अभी आप जी बताएं आप। इसके अलावा आपका प्रेशर एक होता है, आस्किंग प्रेशर होता है, यानी आपने टारगेट जो अचीव्स किए हैं, जो आपने प्लान किया है उसको वर्सेस एग्जीक्यूशन कितनी थी। इसके साथ मल्टीपल टास्किंग है, यानी एक जो ब्रांड मैनेजर होता है उसको सिर्फ लिटरेचर डिज़ाइन नहीं करना होता, उसने सिर्फ ब्रांड प्लानिंग नहीं करनी होती, उसने एक्टिविटी से डिज़ाइन नहीं करनी होती, उसके मल्टीपल वेंडर्स के साथ मल्टीपल टास्क आप कर रहे होते हैं, फील्ड को समझा भी रहे होते हैं, मेरा ये प्लान था, उसको समझाना भी होता है और फिर एग्जीक्यूट भी करवाना होता है और गेज भी करना होता है। तो ये ऐसी फील्ड है कि अगर सिर्फ इस पे ही डिबेट की जाए तो ये एक अलग पॉडकास्ट बनेगा। लेकिन इसमें ये चैलेंजेस हैं, अगर आप स्ट्रेस बियर कर सकते हैं, ठीक है, आप के प्लान्स जो है वो फेल हो सकते हैं, अगर आप डिपेंड करता है कि आपको बॉस कैसा मिला है। अच्छा, ये भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये शायद वो कॉन्स हैं या ये वो कुछ नेगेटिव एक फैक्टर्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मासिस्ट अपनी फैमिली को टाइम देने की वजह से फिर अल्टीमेटली इसमें स्विच करते थे। लेकिन इसमें यानी कि आपने बताया लाइफ तो अच्छी है, यानी कि लग्जरी लाइफ है, आपको कार्स मिल रही हैं, और कार की भी आप बताएं वो प्रमोशन यानी कि वो भी यानी कि होती रहती है वक्त के साथ साथ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर से सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस यूनिट हेड, मार्केटिंग हेड, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास तो एक तो आपकी व्हीकल जो है वो भी अपग्रेड होती है चलेंगे, आपकी सैलरी अपग्रेड होती है जाएगी, आपका लाइफस्टाइल हर चीज़। लेकिन वो एक पॉइंट पे मेरा ख्याल है कुछ मैं यानी कि ऐसे भी जानता हूँ, काफ़ी बड़े मेरे क्लोज हैं वो लोग भी, और यही बात ही उन्होंने एक अरसा लगाया मार्केटिंग में और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे वो रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि एक टाइम आता है, एक रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरे लिए मेरी फैमिली भी यानी कि एक इम्पोर्टेंट है और उसको भी मैंने टाइम देना है। इस फील्ड में रहते हुए आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं देते, और एक ये इतना बड़ा मेजर फैक्टर है ना कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली फार्मा से स्विच होकर किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। ये 24 आवर जॉब है। आप कहें कि मैं अब साथ में कुछ और भी कर लूँगा, 9 to 5 नहीं है, ये 24 आवर जॉब है। अगर आप फॉरबल 5 o'clock आप फ्री भी हो गए हैं तो आपका माइंड उधर ही है। अगर आप अच्छे ब्रांड मैनेजर हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलिफ्ट करूं। आप मार्केट भी जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो देख रहे होते हैं अपने ब्रांड के हवाले से, इंजॉय ज़रूर करते हैं आप, ये डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे। लेकिन वो सोच यानी कि हर टाइम यानी एक तो ये फैमिली आपकी नेगलेक्ट होती है, डेफिनेटली होती है। अगर आपकी फैमिली समझ जाती है, आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, दैट्स गुड। नहीं तो इसके अलावा आप स्ट्रेस अगर आप बियर कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती जाएंगी। यानी आप अब देखेंगे जीएम जो है, अगर आप जीएम बन गए हैं या आप मार्केटिंग हेड बन गए हैं, तो अगर खुदा न खासा आपकी जॉब किसी भी वजह से चली जाती है, फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी जॉब और शायद उसके लिए सालों लग जाए। कई कंपनी में तो वो वाकई फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी करेज है आपके अंदर। अगर आप नेगेटिव को माइंड में रखेंगे तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। सही बात है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग स्पेशली रिलेटेड टू द डायबिटीज़ एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस ही इतना है, और उसके बाद आपने कम्युनिटी को भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर आपने यानी कि अपना यानी कि माशाल्लाह बिज़नेस स्टार्ट किया जिसका नाम डिस्पेंसो फार्मेसी है, और उस हवाले से बताएं थोड़ा सा कि जब आपने पहले मार्केटिंग या सेल्स की फील्ड से गए, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि मैंने अपनी यानी कि फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस हवाले से बताएं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स और लोकेशन प्रॉब्लम्स और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपने यानी कि फेस किए, और वो सारी रुकावटों को अबूर करने के बाद भी माशाल्लाह आज आप डिस्पेंसो फार्मेसी के बिज़नेस को रन कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी फार्मेसी है, उसके लिए कौन से 3 की फैक्टर्स हैं जो उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, और वो 2 years में ही डिसाइड हो जाता है कि आपकी फार्मेसी ने ऊपर जाना है या ख़त्म हो जाना है। नंबर 1 लोकेशन है।
और नंबर 2 इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों आपस में मिंगल है, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। यानी अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट आजकल जो आपको चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये है कि इसमें ग्रोथ है ही इन्वेस्टमेंट के साथ। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इतना आप अच्छा ग्रो करेंगे, इतना अच्छा प्रॉफिट है और इतनी जल्दी आप आगे एक्सेल करेंगे। अच्छा, अब आपका जो लोकेशन है और इन्वेस्टमेंट है, मीन्स आपके पास 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 40 लाख आपके पास हैं, लेकिन आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया मेन मार्केट, जिसका जो रेंट है वो 1 लाख प्लस है। तो राइट आफ्टर 1 ईयर आपको लगेगा जैसे हाफ स्टॉक आपका निकल गया। तो ये एक बहुत बड़े ब्लंडर है जो हम मार देते हैं। ठीक, कहते हैं कि भी फार्मेसी में बड़ा प्रॉफिट है, आ जाओ बस बना लो जी, और लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, चली क्यों नहीं। मेन फैक्टर ये था आपके पास इन्वेस्टमेंट कम थी। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, यानी 10 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन उसका आपने लोकेशन सेलेक्ट किया है वो एक आउट ऑफ मार्केट आप बैठे। तो वहाँ एक लेवल के बाद आपकी जो सेल है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है। ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। सही। थर्ड जो बिग फैक्टर है जिसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते वो है फर्स्ट परचेज। फर्स्ट परचेज में आप बल्क में मेडिसिन परचेज कर रहे होते हैं जी। उसमें अगर आपके पास बाउंड स्टॉक आ गया है, यानी ऐसा स्टॉक जो बहुत कम सेल होने वाला है, जो मंथली आपकी शायद एक पैक निकले उस सारे स्टॉक में से, जो तो वो अगर आपके पास मोर देन 30% आ गया है गलत परचेज की वजह से, इनिशियल जो परचेज है, तो ये चीज़ आपको आफ्टर 1 ईयर फील होती है कि एक तो आपकी सेल नहीं बढ़ रही होती है। ये मेरा ख्याल है ये जो पॉइंट आप डिस्कस करने लगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिजनेस कि अगर जो परचेजिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों को रनिंग यानी कि आइटम्स ले लेने चाहिए। अब ऐसा जैसे आप मतलब मार्केटिंग और सेल्स से यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने ही यानी कि परचेजिंग या कोई परचेजर रखा, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वो जब इस तरह के फैक्टर्स आपने देखे तो वो आपने इस चीज़ को टैकल कैसे किया फिर? जी सर, रुकावट मैंने बताया जिस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको जब बाकी रुकावटें हैं जो कि आपको आपके गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लोकल एरिया की तरफ से हैं, उसके साथ साथ एक मेरे पास क्योंकि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, इनिशियल परचेज मैं खुद नहीं कर सकता था। ठीक है। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया। ठीक है। उसने परचेजिंग 35% बाउंड स्टॉक कर दिया। ठीक है। उसका जो कंसिक्वेंसेज है, मैंने राइट आफ्टर 1 ईयर मुझे समझ आया कि ये वो क्या रहा है। यानी हर महीने मुझे एक्सपायरी की मद में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि हर कंपनी की एक पॉलिसी है। कोई कहता है 6 महीने पहले हम एक्सपायर माल उठाएंगे, कोई कहता है जी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एक्सपायर करके उठाएंगे। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक से दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाती हैं तो उनका क्राइटेरिया बदल जाता है। उस मद में मुझे एक्सपायरी में नुकसान हुआ है, जिसको मैंने फिर बड़ी जल्दी उस स्टॉक को रिप्लेस किया है एक्टिव स्टॉक के साथ। ठीक है, और उस तरीके से मैं उससे निकला हूँ। अच्छा, अब मैं यानी कि थोड़ा सा वैसे मोस्टली ओनर्स बताते तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे एक रफली एक एस्टीमेट पूछूं कि आपकी जो एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी अपने बिजनेस को लेके चलने की, और वो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कि कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने सोचा था कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को लेके चलूँगा तो मैं फार्मेसी के बिज़नेस को यानी कि स्टार्ट कर लूँगा, और कितनी देर बाद जाके आपको उस इन्वेस्टमेंट की आपकी वो रिकवरी हुई और प्रॉफिटेबल बनाने में इस फार्मेसी को कितनी देर लग गई, ताकि जो हमारे जो नए प्रोप्राइटर्स हैं, कोई भी ऐसा फार्मेसी प्रोप्राइटर जो बिज़नेस करने का सोच रहा है, तो वो कम से कम आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ चीज़ें सीखे इस हवाले से ना। सर, सबसे पहले तो मैं गाइड भी करूँगा और मैं खुद भी ब्रांड प्लान बना के आया था। यानी मैं बिजनेस प्लान लेके आया था। पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो है थी 4 मिलियन की, 4 मिलियन की इन्वेस्ट। स्टार्ट। और मैंने मेन लोकेशन आउट ऑफ लोकेशन भी नहीं था और मेन लोकेशन में भी नहीं गया, क्योंकि मैं 1 लाख प्लस का रेंट जो है अगर उसमें जाता तो फिर मैं आपको जो पहले बताया उस तरीके से मुझे लॉस होता। वो लोकेशन भी ऐसी है कि उसको 4 से 5 हॉस्पिटल्स भी लग रहे थे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक लोकेलिटी भी उसको लग रही थी। ठीक है। और उसके साथ साथ वो चौक बनता था जिसमें नंबर ऑफ पीपल यानी फ्लो है वहाँ पे। हाँ, इसको लेके चला। और राइट आफ्टर 6 मंथ, 6 to 8 मंथ मुझे फार्मेसी जो है अपना जितना एक्सपेंस है वो मीट करना स्टार्ट हो गई 6 मंथ में। ठीक है, माशाल्लाह। और राइट आफ्टर 1 ईयर तो मुझे प्रॉफिट भी उतना आना शुरू हो जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने एक प्लान बना के गया था। लेकिन अल्लाह के कुछ प्लान होते हैं जी, कुछ प्लान इंसान के होते हैं। उसमें बहुत सारी एक वहाँ पे एक एरिया मौजूद है कि वहाँ पे आप जो प्लान करते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती। ठीक है। लेकिन उसको अपने माइंड में रखना होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर आपका हो फिर आप उसको टैकल कर लेते। जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 4 मिलियन से आपने स्टार्ट किया, लोकेशन को यानी कि आपने वो बता दिया एक मिडल ऑफ द पॉइंट, यानी कि वहाँ पे थी। 6 महीने के बाद जाके आपके एक्सपेंसेस यानी कि रिकवर होने स्टार्ट हुए, और उसके 1 ईयर के बाद यानी कि आपने उसको प्रॉफिट जनरेट माशाल्लाह से यानी कि स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया फार्मेसी प्रोप्राइटर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो वो बैकअप पे एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का यानी कि प्लान रखे कि भाई
मुझे अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, ये 6 to 8 मंथ लग जाएंगे इसको स्टेबल होते होते। पहली बात तो ये है कि सर मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, अब मार्केट के सिनेरियो कुछ और हैं। अब आपको मिनिमम आपको 5 मिलियन से कम में आप स्टार्ट ही नहीं, चाहे छोटा सेटअप भी है, अगर आपने करना है तो आप समझें कि आप बिजनेस उस तरीके से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका जो इनिशियल परचेज है वो आप जब भी करें तो स्टार्ट में अपना सारा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चली जानी चाहिए। 60% आप अपना जो है बजट उसमें 60% यानी कि बजट होना चाहिए। बाकी 30 to 35% आप स्लो 6 मंथ देखें कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पे स्कोप किन प्रोडक्ट्स का है, तो उसको बाद में एंटर करें। तो लेकिन 6 मंथ का आपका बैकअप, यानी 6 to 8 मंथ का जो है वो बैकअप यानी कि यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं। इसमें ना डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और आप एक अच्छा सेटअप रन करना चाह रहे हैं, सर 10 मिलियन प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी हो। उससे ये होगा कि आपका प्रॉफिट जनरेट भी अच्छा कर पाएंगे और आपको एक्सेल भी अच्छा कर पाएंगे। और इसमें जो रुकावटें आती हैं, इस तरह एक्सपायरी की मद में मैं बता रहा हूँ, गलत परचेज भी हो जाती है तो आप उसको टैकल कर लें। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो आप इस प्रॉब्लम पे भी यानी कि वो आपकी ग्रिपिंग होती है। फिर बाकी आपकी मैनेजमेंट है, जो आप चलते सेटअप के साथ साथ आपकी जो साथ की रेगुलर परचेज है वो कैसी हो रही है, आपने SOPs कैसे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो स्टार्टअप पे बात की है कि जब आपने स्टार्ट लिया था तो आपने स्टाफ कितना रखा था? एक एरिया एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो हम मिस कर गए हैं इस हवाले से, वो एरिया कितना आपने रखा था जो फार्मेसी आपने है, और उसमें कितने यानी कि आपने स्टाफ से स्टार्ट किया था? मेरा जो फार्मेसी का एरिया था बहुत बड़ा नहीं था डेफिनेटली उसमें, लेकिन मैंने देखिए ये से कहते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट। अगर आपकी फार्मेसी आपकी 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपने 5 एम्प्लॉइज़ हायर कर लिए हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में। आप देखिए आपको प्लान रखना पड़ता है कि आपकी मिनिमम यानी आपका रेंट भी है, एक्सपेंस में आपका जो कॉस्ट कटिंग है वो आप इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसके अलावा आपकी जो रनिंग एक्सपेंस हैं, इसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ अगर आप खुद फुल टाइम स्टार्ट में दे दें। देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि मैक्सिमम टाइम वो खुद दे। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो इस फार्मेसी बिजनेस कम्युनिटी फार्मेसी बिजनेस की तरफ तब आए जब कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल जॉब करे कम्युनिटी। ठीक है, बिल्कुल। अपनी जो परचेज है वो खुद सीखे, यानी जो एक कॉस्ट है सीनियर एम्प्लॉय की उसको अपने ज़्यादा पैसे देने हैं कि वो परचेज करे और सारी चीज़ों को मैनेज करे, तो स्टार्ट में आप खुद बन जाएं। स्टाफ कितना रखा था आपने स्टार्ट में? मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ थी। 3 आपने रखे थे, जिसमें से एक परचेजर हो गया। एक परचेजर हो गया, इसके अलावा 2 बैकअप थे। वो एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन ये था कि वो साथ में एक बैकअप पे हमारे साथ रहते थे, या नहीं मैं खुद भी पूरा टाइम देता था। वो सीनियर जो हमारा पास जो परचेजर था, सेल एम्प्लॉय था, वो था, और बाकी 2 लड़के जो अनट्रेंड भी नहीं कह सकते और मुकम्मल ट्रेंड भी नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जो यंग फार्मासिस्ट हैं और कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ आना चाह रहे हैं जॉब से रिलेटेड और अपनी कैटेगरीज इंगेज करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अपने सीनियर फार्मासिस्ट को, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनको प्रोप्राइटर टाइमली सैलरी से नहीं देते और भी मल्टीपल इश्यूज़ आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उस एरिया में जो सीनियर फार्मासिस्ट हो उसको साथ में उसको लूप मिले, पहली बात ये, ताकि बाद में आपको मसले मसाइल ना हो। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी आप कैटेगरीज इंगेज करें उनके साथ टाइम बाउंड करें कि मैं 1 महीने के अंदर 4 विज़िट दूंगा या दूंगी या 2 विज़िट दूंगी। इसमें जाके नार्कोटिक्स रजिस्टर, उनकी जो टेम्परेचर की जो जितनी भी SOPs हैं टेम्परेचर से रिलेटेड वो ठीक मीट हो रहे हैं। अनलाइसेंस अनरजिस्टर्ड के हवाले से डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि अभी ड्रग इंस्पेक्टर जो टीम थी पहले तो वही हुआ करते थे, लेकिन आजकल पूरे पंजाब में FIA भी अटैच हो चुकी है। FIA बिन बताए छापे मारती है और रात को 11 बजे भी छापे चल रहे हैं, जिसमें वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चेक कर रहे हैं वो हैं अनलाइसेंस अनरजिस्टर्ड मेडिसिन, जिनको ड्रैप अप्रूव नहीं कर रही और स्मगल इंपोर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और कुछ ऐसी मेडिसिन जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा, जिसको सबसे ज़्यादा वो पकड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नॉन वारंटीज मेडिसिन हैं, यानी ऐसी इनवाइसेस जो ऐसा माल जो आप होल सेल से ले रहे हैं और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे और उनकी वारंटी नहीं है, उसको भी वो देख रहे हैं। तो अगर एक फार्मासिस्ट ने, ज़्यादातर फार्मासिस्ट ने 80 to 90% कैटेगरीज इंगेज की हुई हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर विजिट भी नहीं कर रहे, खुद किसी और सिटी में बैठे हुए हैं या उस सिटी में भी हैं, तो उन्होंने प्रोप्राइटर के साथ ये तय नहीं किया हुआ कि मैं वहाँ जाके टाइम दूंगा या दूंगी, तो कम से कम हफ्ते में 1 विज़िट ज़रूर दें, खुदारा वो चीज़ चेक करे, क्योंकि इसकी FIRs हो रही हैं। सरगोदा शहर के अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ 5 फार्मेसी सील हो चुकी हैं और प्रोप्राइटर के साथ साथ फार्मासिस्ट पे भी FIR हो चुकी हैं। उसमें यह है कि बड़े सीवियर कंसिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं और जो ड्रग कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं
और उनकी जो अबूरी ज़मानत करवाने के लिए उनको हैवी अमाउंट देना पड़ रही है, जो कि लाखों में है। तो एज अ फार्मासिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप, पहली तो बात ये है कि जो कम्युनिटी के अंदर मेडिसिन जा रही हैं वो उस पर आपका चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। दूसरा, ये सिर्फ पैसे की तरफ ना देखें। प्रोप्राइटर जो है, जो आपके साथ खेल रहा है पैसे के पीछे, वो कोई भी मेडिसिन अपने पास रख रहा है और उसको सेल कर रहा है और उसके कंसिक्वेंसेस आपको भी भुगतने पड़ रहे हैं। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा सीनियर फार्मासी फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं फार्मेसी हब के प्लेटफॉर्म पे? डेफिनेटली मेरा बनाने का इसका जो पर्पज़ है वो फार्मेसी कम्युनिटी के रिलेटेड ही है। तो मैं हर एक की सजेशन को एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ और फिर उसको कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उसको एग्जीक्यूट किया जाए किसी न किसी वे में। तो आप अपना यानी कि क्या मशवरा हमें देते हैं फार्मेसी आपकी टीम को स्पेशली, क्योंकि मैं अकेला पर्सन नहीं हूँ जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या फिर आपकी सजेशन है फार्मेसी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप क्या समझते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ना? डॉक्टर साहब, अगेन मैं एक तो आपको अप्रिशिएट करूँगा आपकी टीम को कि आपने एक बहुत बड़ी नेकी की है फार्मेसी प्रोफेशन पे ये प्लेटफॉर्म दे के। आपके पास स्किल्स थी, आपने एक राइट वे में यूटिलाइज़ किया है। मैं, मेरे करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट्स को, जो चाहे वो भी 3rd प्रॉफ में है, 4th में है, उनको रिकमेंड करता रहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को साथ में विजिट करें अभी से। सर, पहली बात तो ये है कि जितने न्यू कमर्स स्टूडेंट्स फार्मेसी के देख रहे हैं उनको पहली बात तो ये है कि एक तो फार्मेसी हब को साथ साथ विजिट करें। सेकंड, वो अपने टीचर्स को फोर्स करें, रिक्वेस्ट करें, फोर्स करने की हद तक कि 3rd ईयर से ही काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी स्टार्ट हो गई है उनकी 3rd ईयर से, कम्युनिटी, देन सेल्स मार्केटिंग चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है। सिर्फ इंडस्ट्री का विजिट ना हो, इंडस्ट्री के ऐसे बंदे जो अच्छी पोस्ट पे हैं आके उसको प्लस माई प्रोज एंड कॉन्स बताएं। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल फील्ड्स हो सकती हैं उसके हवाले से करियर काउंसलिंग सेशन हर सेमेस्टर में राइट फ्रॉम द 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर, इस फार्मेसी आपका प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है, इसको हम जितने भी स्पीकर्स अब नेक्स्ट आएंगे, अब मैं खुद भी ऑफर कर रहा हूँ कि जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहा है वो इसके जो ईमेल एड्रेस है फार्मेसी हब का जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन, यानी कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह है, ईमेल एड्रेस हो गया, इंस्टा या जो उसके लिए भी जैसे लोगों के लिए आसानी, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। और साथ में मेरा जो ईमेल एड्रेस है या जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या जो भी आपको प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अपनी सीवीज़ जो हैं वो सेंड करें जो सेल्स और मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं जी। क्योंकि मेरे टर्म्स हैं मल्टीपल कंपनीज में जो हमारे जो जानने वाले बैठे हैं, तो वहाँ पे पाइपलाइन में उन्हें चाहिए होती हैं सीवीज़ ऐसे ही। और हम चाहते हैं कि मार्केटिंग के अंदर ये बेसिकली हमारा एक डिसिप्लिन है, हम इसमें पढ़ते हैं, ये हमारी फील्ड है। जी बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ MBA वालों की फील्ड नहीं है और सारे MBA वाले इधर आते भी नहीं है। सही है। तो क्योंकि ये मेडिसिन का नॉलेज है और मेडिसिन की मार्केटिंग है तो फार्मासिस्ट को आना चाहिए ताकि एथिकल मार्केटिंग हो सके। ठीक है। तो इसमें फिर हम फार्मासिस्ट को ही आगे, बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं तो वो चाहते हैं कि फार्मासिस्ट ऊपर आए जी। तो लेकिन उनके लिए एक सोर्स के तौर पे ये फार्मेसी हब होगा जो उनको फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा। मेरा ख्याल है वही बात, यानी कि उन लोगों को, जूनियर्स को गाइड करने की ज़रूरत है कि भाई हर फील्ड की एक इंपॉर्टेंस होती है, अपने आप में थोड़ा वो एक पेशेंस का फैक्टर भी रखें। जी। लोगों के अंदर पेशेंस का फैक्टर नहीं है, वो थोड़ी देर बाद ही फेडअप हो जाते हैं, जो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, स्पेशली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के यानी कि फैक्टर्स को। तो उन चीज़ों को देखते हुए फार्मासिस्ट कोई ना कोई अपनी फील्ड में सेलेक्ट करे। अगर वही बात है कोई फार्मासिस्ट मार्केटिंग के लिए बना है तो ऑब्वियसली ये जैसे आपने बताया सीनियर्स मौजूद है, उनको गाइड भी करेंगे, उनको बताएंगे कि हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं आप ही आ सकते हैं। सर, पहली बात तो ये है कि जो कम्युनिटी की तरफ आना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे जॉब करना चाह रहा है या कोई भी ऐसी जॉब करना चाह रहा है मार्केटिंग के अलावा जो फील्ड्स गिनवाई हैं, तो न्यू कमर्स जब मार्केट में आएंगे तो उनकी वर्थ बनेगी कैटेगरी के साथ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कैटेगरी आने का, वो आपको डेफिनेटली आपके हाथ में वो जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपकी वर्थ। दूसरी चीज़ ये है कि आप CV सेंड करें फार्मेसी आपके प्लेटफॉर्म पे भी, और जो मैं अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिटेल शो की है उस पर भी, और साथ में मेंशन करें आप किस फील्ड में आना चाह रहे हैं। सही है। आप एक तो इस प्लेटफॉर्म की जितनी वीडियोस हैं जो मेरे साथ शूट हुई हैं और जो बाकी हैं उनको विजिट करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने इंडस्ट्री में आना है तो आप CVs के साथ फॉर दी इंडस्ट्री आप मेंशन करें कि वो जो डिसिप्लिन है उसको मेंशन करें। आप मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, सेल्स की तरफ आना चाह रहे हैं, आप कोडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, आप हॉस्पिटल की तरफ, जितनी भी पॉसिबल फील्ड्स हैं आप उसके हवाले से आप CV सेंड करें जी। हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको रेफ़र करेंगे। बाकी आपकी अपनी विलिंग है, आपकी अपना एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स हैं, आपका अपना लक है आपकी जी। आपने कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर। तो जी ये थे डॉक्टर हाफिज़ बाकिर साहब, जिनका कम्युनिटी में बहुत माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है। उन्होंने ट्रेनिंग पे भी बात की, उन्होंने डायबिटीज़ एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, इसके अलावा उन्होंने फार्मासिस्ट की कैरियर ओरिएंटेशन के हवाले से भी बात की, एंड स्पेशली फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी
उन्होंने बिज़नेस के फैक्टर्स पे भी बात की। तो आखिर में जो उन्होंने एक बात की है वो मेरा ख्याल है न्यू कमर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है तो इनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, इनके लिंक्स को देखते हुए, मैं इधर नीचे यानी कि बैनर पे चला रहा हूँ उनकी ईमेल और नंबर, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनके जो लिंक्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपनी यानी कि जो जॉब है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने इतनी मसरूफियत से अपना यानी कि टाइम निकाला है। ऐसा बिज़नेस ओनर ये बहुत मुश्किल होता है कि टाइम निकालना और फिर यानी कि लोगों के लिए बात करना और लोगों के फ़ायदे के लिए बात करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, माशाल्लाह आप हाफिज़ भी हैं तो यकीनन एक ये भी एक फैक्टर है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक ना। यू सो मच डॉक्टर गुलशेर। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए ये ऑनर है कि मैं फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कुछ अपनी सर्विसेज वो जो मुझे पता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे किसी को अगर फ़ायदा होता है तो मेरे लिए इससे बढ़ के बात कोई नहीं है। और इस कार्य खैर में हिस्सा मैंने डाला है और मेरी ये ख्वाहिश थी और मैं काफ़ी अरसे से इस पर स्ट्रगल कर रहा था। इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को भी कह रहा था कि अपनी कैरियर काउंसलिंग सेशंस जो हैं ये तो, लेकिन डिजिटल मीडिया का ये शुक्रिया है उसका कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जी जी जिससे एक वीडियो से आप अपनी सारे मैसेज है जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक लोकेलिटी में जाएं। जी जी उसका अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी कैरियर काउंसलिंग सेशन की, लेकिन इस तरीके से आप अपने सारा जो है मैसेज कम्युनिकेट कर। इंशाल्लाह जी फिर हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें डेफिनेटली कोई प्रोप्राइटर, फार्मासिस्ट या फिर कोई सेल्समैन होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।